नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन की। पहले कोविड, फिर डेल्टा प्लस और अब ओमिक्रॉन धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। देश में धीरे धीरे ओमिक्रॉन के मरीजों की गिनती में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसलिए वक्त है सावधान रहें और कोविड के नियमों का पालन करते रहें। आपको बता दें कि अब ओमिक्रॉन का एक मरीज फरीदाबाद में भी पाया गया है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को ये व्यक्ति कनाडा से लौटा, जिसके बाद 14 दिसंबर को उसका ओमिक्रॉन टेस्ट हुआ और 20 दिसंबर को इसकी रिपोर्ट आई है। अब ये व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने के बाद मरीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही मरीज के साथ जो लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं उनकी भी ट्रेसिंग की जा रही है और कांटेक्ट ट्रेसिंग पहचान शुरू कर दी गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने युवक के संपर्क में आए जितने भी लोगों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और ये वायरस फरीदाबाद में और अधिक ना फैले, इसके लिए पूरे तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आपने बल्कि की प्रोसीडिंग में एक स्टेटमेंट भी आई है जो पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। तो सर क्या है बेसिकली, किस तरह से कोविड के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला लिया गया है? 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर किस लिए लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला, क्या मद्देनजर रखा? ओमिक्रॉन से बचने का और तीसरी वेव से बचने का जो सबसे बड़ा कवच हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। बाकी चीज़ों के लिए भी हमने आदेश जारी किए कि बाकी जो हमारा प्रोटोकॉल है कोरोना को रोकने का उसको भी सख्ती से लागू करवाएं। मास्क जो नहीं लगाते हैं उनके चालान करें। सारे जो एसपीज हैं उनको सबको मैंने वायरलेस मैसेज करके आदेश दिए। सर जिस तरह से देखा गया काफ़ी जो पब्लिक प्लेसेस हैं मास्क लोगों ने एक तरह से त्याग ही दी है, क्या कोई खास हिदायतें इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी भी जैसा आपने बताया? नहीं, हम तो सख्ती करेंगे ही, परंतु मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वो बचना चाहते हैं तीसरी लहर से तो इसमें हमारा सहयोग करें। वो खुद मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और गैदरिंग की जितनी सीमा है उतनी ही गैदरिंग करें जो हमारे प्रोटोकॉल में हमने कहा हुआ है, उससे ज़्यादा उस सीमा को तोड़ें ना। क्या नया वेरिएंट सर कोई ऐसा केस हरियाणा में अब तक डिटेक्ट हुआ सर? अब फरीदाबाद में एक केस कनाडा से आया था और उसके कांटेक्ट के 2 और लोग ओमिक्रॉन हुए हैं, तो उनका अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट है। और 3 लोग जो विदेश से आए थे और उन्होंने हरियाणा आना था वो एयरपोर्ट पर डिटेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने हरियाणा में प्रवेश तो नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने हरियाणा आना था, उनकी डेस्टिनेशन हरियाणा थी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड से है बचना तो ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना। जी हाँ, अगर आप बेवजह घर से बाहर बिना किसी काम के घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप भी तो कोविड को बढ़ाने में मदद नहीं कर रहे। लोगों को सरकार और प्रशासन समझा समझा कर थक गया है कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज ही नहीं आ रहे। तो अब प्रशासन ने लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर से मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन का एक मामले की पुष्टि हो गई है, तो वही स्वास्थ्य विभाग भी अब लगातार ऐसे लोगों के चालान काट रहा है जो लोग अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस अभियान को चला रहा है और इस अभियान के तहत आज भी 20 से ज़्यादा चालान लोगों के किए गए हैं और 500 रुपये का ये चालान किया जा रहा है ताकि लोग ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें। स्वास्थ्य विभाग में और सरकार ने जो है ना कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी के आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता जी थे, वो CMO
कैथल चले गए बन के। उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है और उसकी आदेशों की अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं, या तो वो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है, और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे। उसकी रोकथाम के लिए, ताकि जनता स्वस्थ रहे और सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सफल हो सके, उस कड़ी में हम जो है बगैर मास्क के लोगों को चालान जो है ना काट रहे हैं। सरकार के आदेश है। सर ये कितने रुपए का चालान है और कितने लोगों के अभी तक कट चुके हैं सुबह से लेकर अब तक? सर टोटल तो अभी हम आपको करके बता देंगे कितने कट चुके हैं। कल भी हमने चालान काटे थे और 500 रुपये का फीस है इसकी, सरकारी चालान भी जो काटनी है। लेकिन क्योंकि अस्पताल में कई लोग गरीब लोग भी आते हैं, किसी की जेब में 100 रुपये हैं, 200 हैं, और उसके पास पैसे नहीं होते, वो दवाई लेने आ रहा होता है। तो क्या आप बदले में मास्क भी दे रहे हैं चालान काटने के बाद? जो लोग हमारे से मास्क, जिसकी जो जेब से निकाल के अपना मास्क लगा लेता है, कई लोग पॉकेट में मास्क रख रहे हैं या रुमाल ले रहे हैं, वो हमारे से नहीं मांग रहे जी मेरा तो है लगा लिया, और जो जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा द्वारा साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष दिशा निर्देश के तहत कार्य करते हुए फरीदाबाद के साइबर थाने की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम विकास, रोहित, इमरान, मुजीम और अमानुल्लाह यानी कि गुड्डू बताया गया है, और आरोपी मजीब यूपी के बदायूं और बाकी आरोपी दिल्ली में रह रहे थे। आरोपी विकास और उसका एक साथी इस वारदात के मुख्य आरोपी हैं, जो पुराने साथी भी हैं। आरोपी विकास व इमरान पहले से तिहाड़ और सुमित मंडोला जेल में बंद थे, जिसमें से आरोपी विकास और इमरान को फरीदाबाद पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन वारंट पर लिया गया था। आपको बता दें कि आरोपी जेल से ही ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी रोहित और गुड्डू जेल के बाहर से मोबाइल को गेंद की तरह जेल में फेंकते थे, जहां से आरोपी इमरान उसे विकास तक पहुंचाता था, और आरोपी विकास जेल से ही अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर ठगी की वारदात करते थे। आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद के साइबर थाने में षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आरोपियों ने फरीदाबाद के रहने वाले यशपाल के क्रेडिट कार्ड से करीब 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। तिहाड़ जेल से कुछ लोग पकड़े, क्या पूरा मामला? देखिए, इसमें यह था कि कुछ लोगों के द्वारा ऑनलाइन ठगी करी जा रही थी, ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा था, जिसमें वो लोगों को बल्क में SMS भेजा करते थे और उन पे लिंक पे क्लिक करा के ये बोला जाता था कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को रिडीम करिए। तो उस लिंक पे क्लिक करके आदमी अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर देता था, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर और ईमेल ID, पासवर्ड, जिसका वो यूज़ करके उनका OTP जो ईमेल्स पे आता था उसको यूज़ करके वो लोग ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो इसमें हमने टोटल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से ये पाया गया कि 2 आरोपी जो थे वो जेल में बैठ के ये काम कर रहे थे। तो उनको जेल में ही मोबाइल वगैरह किसी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था, और उस मोबाइल को यूज़ करके वो लोग इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। टोटल कितने की ठगी कर चुके हैं लोग के साथ और कौन सी जेल से काम करते हैं? देखिए, इसमें टोटल अभी तक जो हमारे सामने रिकॉर्ड आए हैं उसमें 65 लाख का हमें बताया गया है कि टोटल 65 लाख के ये फॉर्जरी इस टाइप की कर चुके हैं, और इसमें 2 लोग जो थे वो जेल से कर रहे थे, बाकी लोग इनके जो साथी थे वो बाहर से ही कार्य कर रहे थे। कौन सी जेल? और जो इनकी थी तिहाड़ जेल थी और मंडोला जेल थी, जहाँ से ये काम कर रहे थे। जरूर करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव वार्ड नंबर 39 स्वराज अधाना एडवोकेट, जो कि JJP बल्लभगढ़ हल्का के अध्यक्ष भी है, आपको बता दें कि उन्होंने मजदूरों के लिए कैंप का आयोजन किया है। उन्होंने इस कैंप का आयोजन अपने कार्यालय पर किया है। ई श्रम का कैंप लगाया गया है। दिखाई दे रही ये तस्वीर है बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव वार्ड नंबर 39 स्वराज अधाना एडवोकेट के कार्यालय की है, जहां उन्होंने ई श्रम का कैंप लगाया। स्वराज अधाना ने बताया कि इस ई श्रम कैंप में बेरोजगारी, रेहड़ी पटरी, दिहाड़ी मजदूर वाले लोगों के लिए फ्री कैंप लगाया गया है। क्या कार्यक्रम रखा गया आज अपने कार्यालय? श्रम का कार्ड का कैंप लगाया जा रहा है। अच्छा। अपने ऑफिस पे, JJP के ऑफिस पे ई श्रम का कार्ड लगाया जा रहा है। ई श्रम कार्ड बेरोजगारों के लिए है, मजदूरों के लिए, झाड़ी मजदूर है, हाँ। इनके लिए, रेहड़ी पटरी वाले इनके लिए है, रिक्शा वाले इनके लिए है, इन सब के लिए कैंप लगाया जा रहा है। फ्री कैंप है। अभी तक कितने लोग इस कैंप का फायदा उठा सकते हैं? अभी तो शुरुआत हुई है कैंप की, और अभी मेरे हिसाब से 70-80 के आसपास बन चुके हैं कार्ड। बन चुके हैं अभी? हाँ जी। कब तक रहेगा ये काम? आज पूरे दिन लगेगा ये कैंप। और ये लगातार कार्य करवाते रहते हैं अपने? हाँ जी, लगातार कार्य। इससे पहले क्या करवाया? सबसे पहले हमने ये
परिवार पहचान पत्र बनवाया था, फिर हमने वोटर कार्ड बनवाया था, उसके बाद हमने आधार कार्ड का कैंप लगवाया था और आज हमने ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, जैसे कि लगातार कंपनी से आप लगाते हैं बाढ़ वासियों के लिए, आगे की क्या रुचि है आपकी? आगे भी जो सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, आज कहाँ पहुँचे हो, क्या करवाने? मैं सौराज सिंह अदाना के पास पहुंचा हूँ, जहाँ पे ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, जो सबके लिए सुविधा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो मजदूरी करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा। और इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। अच्छा। बाढ़ के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे स्वराज अदाना के बारे में, जिस तरह से लगातार अब बाढ़ वासियों के लिए कार्य कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा काम है। ये एक गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ उसको मिलेगा और आगे चल के भी सहयोग ऐसी करते रहेंगे तो हम। खबर की और कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन की खरीद में घोटाले करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका ने कहा है कि राम मंदिर के आसपास की जमीन पर लूट मची हुई है। बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, अफसर इस लूट में शामिल है। प्रियंका ने आगे कहा, पूरे देश ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, गरीबों ने भी अपने बचत पैसे को राम मंदिर के लिए दिए, ये सभी की आस्था है। इस पे चोट पहुंचाई जा रही है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से करवाई जानी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि जमीन खरीद में 3 तरह से घोटाला किया गया है। दलितों की जमीन हड़पी गई, जो नियम के अनुसार कोई भी नहीं खरीद सकता। कम दाम की जमीन को ट्रस्ट ने ज्यादा पैसे देकर खरीदा है। और अयोध्या में राम मंदिर के पास एक जमीन 2017 में 2 करोड़ रुपए की किसी ने खरीदी थी। उन्होंने उस जमीन में से 10,000 वर्ग जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 8 करोड़ रुपए में बेच दी। 19 मिनट बाद उसी जमीन का दूसरा 12,000 वर्ग मीटर उस शख्स ने किसी रवि मोहन तिवारी नाम के शख्स को 2 करोड़ रुपए में बेचा। मतलब राम मंदिर ट्रस्ट ने ज्यादा दाम पर और रवि मोहन ने कम दाम पर जमीन खरीदी। फिर रवि मोहन तिवारी ने अपनी जमीन 5 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और बीजेपी के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय मुख्य गवाह हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब किसानों की। पूरे देश में आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। खुद किसान परिवार से होने के कारण वो किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। किसानों का देश की प्रगति में बड़ा योगदान होता है, इसलिए हमें किसानों को सम्मान देना चाहिए। केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इस विशेष दिवस का उद्देश्य ही यही है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। चलिए खबरों में बात करेंगे अब देश पर मंडरा रहे कोरोना वायरस के खतरे के बारे में। स्कूलों में कोरोना वायरस की दहशत लौट आई है। हिमाचल में के बिलासपुर में 23, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 29, हरियाणा के अंबाला में 4 तो पंजाब के जालंधर में 25 छात्र कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इससे एक बार फिर से बड़े खतरे की आशंका दिखाई दे रही है। एक तो सर्दी का मौसम और दूसरा स्कूलों में परीक्षाओं का सीजन, दोनों के कारण अभिभावकों में भी चिंताएं बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भुलसवाए गांव में बुधवार को कोरोना संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मौत से दहशत का माहौल है। वहीं बुधवार को जिले के देलग स्कूल के 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च पाठशाला देलग में बुधवार को 50 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें 23 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं प्राथमिक पाठशाला के 70 और बच्चों के सैंपल भी लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। हरियाणा के अंबाला जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। बुधवार को जिले में राजकीय स्कूल सरोहिड़ी में छात्रों के जब सैंपल लिए गए तो छात्रों समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित छात्र जो मिले हैं उनके सहपाठियों और सहित स्टाफ और परिजनों के भी सैंपल लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमित मिले लोगों में 3 मरीज बुजुर्ग हैं। इसमें 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।